morning students. Today I am here with the next topic of this chapter which is combination of resistors. बच्चों, अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस हैं तो उन रेजिस्टेंसेस को आप किस किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, और अगर कॉम्बिनेशन आपने बना लिया सीरीज़ या पैरेलल तो उस केस के लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दो तरीके आप पहले ही पढ़ चुके हो, सीरीज़ और पैरेलल, इसलिए मैं इनको यहाँ पर डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो होता है R1 प्लस R2। अगर दो रेजिस्टेंसेज हैं तब, अगर बहुत ज़्यादा होंगे तो सब ऐड हो जाएंगे इसी तरीके से। अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 के बराबर। तो ये हमें सीरीज़ और पैरेलल मिल चुका है। अब जो तीसरा आता है वो आता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या है, अगर कोई आपको इस तरीके का सर्किट मिल जाए जिसमें सीरीज़ भी है और पैरेलल भी है, तो उस तरीके के आपने न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं। ये जनरली न्यूमेरिकल्स के केस में आता है। पहले आप सीरीज़ वाले सॉल्व कर लो, फिर पैरेलल वाले, जिस हिसाब से भी आपसे क्वेश्चन में वैल्यू पूछी है उसी हिसाब से आप उसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये रही कॉम्बिनेशन की बात। उसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फॉल ऑफ पोटेंशियल। ये पोटेंशियल कब कम होता है, पोटेंशियल कब गिरता है, कब फॉल ऑफ पोटेंशियल वाला फिनोमेना आपको देखने के लिए मिलता है। तो मान लीजिए ये एक सर्किट है, यहाँ पर ये आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट ए या एंड ए। यहाँ एक रेजिस्टर आपने कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर एक सेल है, फिर एक और रेजिस्टर है, फिर एक सेल, रेजिस्टर, फिर रेजिस्टर, और उसके बाद फिर पॉइंट बी, एंड पॉइंट। तो इसमें जो रेजिस्टेंस होगा, जो पोटेंशियल होगा वो किस तरीके से चेंज होगा। पोटेंशियल सब जगह सेम रहेगा या चेंज रहेगा। चेंज होगा तो वो हम कैसे बताएंगे। तो बच्चों होता क्या है, आप इस सेल को देखोगे, सेल में जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल गेन हुआ है। अगर करंट की डायरेक्शन यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है मतलब पोटेंशियल गेन होगा, पोटेंशियल बढ़ जाएगा। बट वहीं यहाँ पॉजिटिव से अगर नेगेटिव की तरफ जाएगा तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है। तो यही दो पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं। व्हेन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज गो अक्रॉस अ सेल, किसी सेल की तरफ, सेल से जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, इट लूजेज एनर्जी और पोटेंशियल। तो ये क्या करता है, पोटेंशियल लूज कर देता है, इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। कितना पोटेंशियल लूज करता है, जितना उस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, अगर ये सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है तो ये क्या करेगा, पोटेंशियल या फिर एनर्जी को गेन कर लेता है। ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी सर्किट में हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल देख सकते हैं कि पोटेंशियल कितना, इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, उसके बाद इस सेल के एंड्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, इस वाले रेजिस्टर के एंड्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, इस सेल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा। 2 वोल्ट दिया हुआ है, बट यहाँ से जो हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे कितना पोटेंशियल फॉल हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ हम टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब ये पोटेंशियल हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, मैं सिर्फ आपको यहाँ तक कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ, पूरे सर्किट में नहीं दिखा रही, बस समझा रही हूँ कि कैसे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो ये मान लीजिए इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है, पॉइंट ए पर पोटेंशियल है वी ए पोटेंशियल है। अब यहाँ से इस रेजिस्टर, जब करंट इधर आई, चार्ज इधर मूव हुआ, तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा। तो यहाँ फिर कितना पोटेंशियल जाएगा, I ये दिया हुआ है आपको और R आपको ये दिया हुआ है, तो V इज इक्वल टू I इंटू R होता है, तो 2 2 जा 4 हो गया। अब ये 4 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या जा रहा है, हाई टू लो जा रहा है। तो हाई टू लो जाने में क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा VA माइनस 4। ठीक है, VA माइनस 4। अब यहाँ तक ये जो पोटेंशियल यहाँ पर जो पहुँचा वो पहुँचा VA माइनस 4। अब इस सेल के पास पोटेंशियल है 10 वोल्ट पोटेंशियल है, बट यहाँ पर ये नेगेटिव वाले पॉइंट से पॉजिटिव वाले पॉइंट पे जा रहा है, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल गेन होगा। ये 10 वोल्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा, प्लस साइन के साथ आएगा, क्योंकि गेन है। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये मिल जाएगा आपको VA प्लस 6। तो इस सेल के बाद में यहाँ पोटेंशियल कितना पहुँच रहा है, VA प्लस 6 पहुँच रहा है।
अब अगर आपको इस वाले रेजिस्टर के अक्रॉस यहाँ कितना पोटेंशियल जा रहा है तो कैसे निकालोगे? पहले देखो ये पूरा का पूरा सीरीज सर्किट है। सीरीज में क्या होगा, करंट होगी, जो करंट थ्रू ईच रेजिस्टर विल बी सेम। तो यहाँ पर भी जो करंट होगी वो 2 एम्पियर होगी, यहाँ पर भी जो करंट होगी 2 एम्पियर, यहाँ भी जो करंट होगी वो 2 एम्पियर। तो यहाँ से V निकाल लीजिए, 3 2 जा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर से हाई टू लो जा रहा है, ये फिर से हाई टू लो जाने में 3 2 जा 6 जो आया ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -6। तो यहाँ पर फिर से आपको कितना मिल गया है, ये VA मिल गया है। मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल बचेगा वो बचेगा VA। अब इस सेल के लिए आप निकालोगे तो यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो फिर से ड्रॉप होगा। कितना ड्रॉप होगा? -2। तो -2 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2। पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव जाने में फिर से माइनस होगा। कितना माइनस होगा? -2। तो ये टोटल गया VA -4 यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, 2 2 जा 4 है, ये फिर से -4 चला जाएगा, तो ये टोटल VA -8 पहुँच जाएगा। तो इस एंड तक कितना पोटेंशियल पहुँचा है? VA -8। मतलब इस एंड पर, ये पॉइंट B पर जो पोटेंशियल होगा VB, वो किसके बराबर आएगा? VA -8 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पोटेंशियल एट पॉइंट B निकाल सकते हो, या आप कहो पोटेंशियल डिफरेंस VA और VB, इन दोनों में डिफरेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था आपका फॉल ऑफ पोटेंशियल वाला टॉपिक। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है किरचॉफ के लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स लॉज। अब ये किरचॉफ लॉज हैं क्या, क्यों बनाए गए? तो किरचॉफ लॉ हमें बताते हैं करंट की वैल्यू अलग अलग एलिमेंट से। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसमें आप डायरेक्टली ओम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो उस सर्किट के लिए हम यूज़ करते हैं किरचॉफ लॉ का। उस सर्किट में अलग अलग एलिमेंट्स से अगर आपको करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप किरचॉफ रूल का यूज़ करते हो। सो किरचॉफ रूल्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट करंट थ्रू डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी भी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट में अलग अलग एलिमेंट्स से पास होने वाली इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर 3 टर्म्स हमने देखने हैं, 3 टर्म्स समझने हैं किरचॉफ लॉ को पढ़ने से पहले। एक है जंक्शन, दूसरा आपने समझना है ब्रांच, और तीसरा आपने समझना है लूप। ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, ये तीनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो उसके बाद में आपको किरचॉफ के लॉ इजीली समझ में आ जाएंगे। तो जो सबसे फर्स्ट है वो है जंक्शन। तो जंक्शन क्या होता है, जैसे यहाँ पर जंक्शन है पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो पॉइंट A पर क्या हो रहा है, देखो करंट के अलग अलग पाथ हैं, यहाँ भी जाएगी करंट, यहाँ भी और यहाँ भी। ऐसे ही पॉइंट B पर अलग अलग पाथ हैं। ठीक है, तो पॉइंट A और पॉइंट B क्या हो गए, जंक्शंस हो गए। अब दूसरा जो है वो ब्रांच। ब्रांच क्या है, कंटिन्यूअस पाथ। एक जंक्शन से, मान लीजिए A वाले जंक्शन से ये स्टार्ट करें अगर, तो एक जंक्शन से उसके नेक्स्ट जंक्शन तक का पाथ, तो यहाँ से यहाँ तक का पाथ एक ये हो गया, एक पाथ A से B तक का ये हो गया, और तीसरा पाथ A से B तक का ये हो गया हमारे पास। तो कितने ब्रांचेस हैं यहाँ पर, 1 2 एंड 3। तो 3 ब्रांचेस हो गई यहाँ पर। ये क्या है, कंटिन्यूअस पाथ ऑफ चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वन जंक्शन टू द नेक्स्ट जंक्शन। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड पे जो थर्ड टर्म हमें समझना था वो था लूप। तो ये लूप क्या होता है, लूप होता है एक ऐसा कंटिन्यूअस पाथ जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो और फिर एंड भी उसी पॉइंट पर हो। जैसे इस तरीके से होता है ना सर्कल, इस पॉइंट से अगर स्टार्ट हो रहा है तो घूम करके वापस इसी पॉइंट पे आ जा रहा है। तो वैसे ही अगर आपको कोई सर्किट दिया है तो किसी सर्किट में मान लीजिए अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ से ऐसे स्टार्ट होकर के एंड भी यहीं पर हो जाए तो उसको हम कहेंगे एक लूप कंप्लीट हो गया, एक लूप बन गया। तो ये 3 टर्म्स आप समझ जाइए। और एक चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है, अगर आप किसी एक ब्रांच में करंट की बात करते हो, किसी एक ब्रांच में, ठीक है, तो उस ब्रांच में करंट हमेशा सेम रहेगी, करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक, अब आ जाते हैं किरचॉफ के लॉज पर। तो सबसे पहला लॉ है इसका, 2 लॉज होते हैं किरचॉफ के, 2 लॉज दिए थे उन्होंने। फर्स्ट लॉ को हम 2 नामों से और जानते हैं, एक तो फर्स्ट लॉ कहते हैं, दूसरा हम इसे कहते हैं जंक्शन लॉ। क्यों कहते हैं जंक्शन लॉ, क्योंकि जंक्शन के लिए यहाँ पर वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जंक्शन
पर करंट की वैल्यूज़ यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। दूसरा करंट लॉ भी कहते हैं, क्योंकि जो कैलकुलेशंस होती हैं वो कैलकुलेशंस करंट के लिए होती हैं, ठीक है। तो अब ये लॉ क्या है, पहले मैं लॉ समझा देती हूँ। एट एनी जंक्शन, किसी भी जंक्शन पर, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स इज़ ज़ीरो। जंक्शन पे क्या होता है, पाथ होते हैं ना अलग अलग करंट के, तो सारी करंट्स का जो अलजेब्रिक सम होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। अलजेब्रिक सम क्यों कहा, क्योंकि कहीं पर डायरेक्शन नेगेटिव भी आएगी, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन कब हम लेते हैं। ये हो गया हमारा जंक्शन, तो ये जंक्शन की तरफ आ रही है, देखो, ठीक है। करंट, दिस करंट अप्रोचिंग द जंक्शन, ये करंट जंक्शन की तरफ आ रही है 5 एम्पियर, तो इसे मैं पॉजिटिव ले लूँगी। जो जंक्शन की तरफ आएगी उसे पॉजिटिव। ये जो 4 एम्पियर वाली करंट है ये भी जंक्शन को अप्रोच कर रही है, ये भी जंक्शन की तरफ आ रही है, इसको भी मैंने पॉजिटिव ले लिया, 5 + 4, ठीक है। ये जंक्शन से दूर जा रही है, जंक्शन से आउटवर्ड्स है इसकी डायरेक्शन, ठीक है। मीन्स दिस इज लीविंग द जंक्शन, ये जंक्शन को लीव कर रही है, तो इसको नेगेटिव साइन लूँगी, -6। ये भी जंक्शन को लीव कर रही है, इसको ले लिया -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ प्लस का 9 माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो अलजेब्रिक सम क्या मिला आपको, 0 मिला, ठीक है। इसलिए मैं इसको समेशन i इज़ इक्वल टू 0 भी लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जितनी सारी भी करंट्स हैं उन सारी करंट्स का जो अलजेब्रिक सम है उसी को हम 0 यहाँ पर शो करते हैं, ठीक है। या अगर मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ, एक वर्ड में तो मतलब एक सेंटेंस मैंने ये बोला इसके लॉ के लिए, दूसरे वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ करंट्स अप्रोचिंग द जंक्शन इज़ इक्वल टू करंट्स लीविंग द जंक्शन। जंक्शन को अप्रोच करने वाली करंट्स किसके इक्वल होंगी, जंक्शन को लीव करने वाली करंट्स के इक्वल होंगी, ठीक है। तो ये यहाँ से पता चल गया। अब ये लॉ किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है ना। पहले हमने कौन सा ऐसा प्रिंसिपल देखा जिस पर ये लॉ बेस्ड है। सो दिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, मतलब चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, जितना करंट आया है उतना ही करंट जंक्शन से दूर भी जाएगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन से क्या समझते हो, जितना पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा, तो जितना आया है उतना ही जंक्शन से दूर भी जाएगा करंट। यही है आपका किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसे हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं। अब जो दूसरा लॉ है वो समझ लेते हैं। दूसरा लॉ यहाँ पर, वैसे तो दोनों ही लॉज कैलकुलेशन के लिए यूज़ होते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड होती हैं इन पर, लेकिन जो दूसरा वाला लॉ है ये आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इस वाले लॉ को हम लूप लॉ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं लूप लॉ, क्योंकि यहाँ पर जो कैलकुलेशन होती है वो किसी लूप के अंदर होती है, ठीक है। जो पहला वाला लॉ था उसमें हम जंक्शन के लिए करंट को कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ किसी लूप में वोल्टेज की बात हम करते हैं, इसलिए हम इसे लूप लॉ भी कहते हैं और वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, ठीक है। ये 3 इसके नाम हो गए। अब होता क्या है, इन एनी लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी भी लूप में सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस डिफरेंट एलिमेंट्स इज 0। जो अलग अलग एलिमेंट्स वहाँ पर लगे होंगे, उन लूप्स में जो अलग अलग एलिमेंट्स होंगे उनके जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे उन सभी का जो सम होगा वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। कहने में तो ये बहुत इजी था, समेशन ऑफ v इज़ इक्वल टू 0, बट हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे ये हमें देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम देख लेते हैं, आपको ये दिया हुआ है एक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये 2 जंक्शन है इसमें, जंक्शन A एंड जंक्शन B। 2 जंक्शन है, ब्रांच कितनी है, 1 ब्रांच, सेकेंड ब्रांच एंड दिस थर्ड ब्रांच, ठीक। लूप कितने हैं, ये हो गया आपका पहला लूप और ये हो गया आपका दूसरा लूप, ठीक है। पहला और दूसरा मतलब 2 लूप्स हैं यहाँ पर, ठीक। तो अब अगर मैं पहले वाले लूप को कंसिडर कर लूँ, मतलब लूप A-E-1-B-A, ऐसे मैंने इसको नाम दे दिया A-E-1-B-A। इस लूप में तो सबसे पहले हम कुछ भी अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, तो पहले हमें कैलकुलेशन की डायरेक्शन यहाँ पर डिसाइड करनी होती है। तो वो डायरेक्शंस कैसी हो सकती हैं, वो डायरेक्शन एक हो सकती है क्लॉकवाइज और एक हो सकती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है।
आप दोनों में से कोई सी भी डायरेक्शन चूज़ करिए, ये आपकी मर्जी है। चाहे आप क्लॉकवाइज चूज़ करो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चूज़ करो, ठीक है। तो पहला रूल हो गया, आपने डायरेक्शन चूज़ कर लेनी है, क्लॉकवाइज करोगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे रूल में या फिर ये जो दूसरा स्टेप है, इसमें ये जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट है, इसके लिए कुछ रूल है। वो क्या रूल है? अगर आपका सेल इस तरीके से है, ठीक है, ये सेल मान लीजिए सर्किट में है। सेल के लिए अब ये जो पॉजिटिव है, यहाँ पर आपने आप ये V1 और V2 नाम पॉजिटिव नेगेटिव के बेसिस पर नहीं दोगे, ये आप दोगे डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन की बेसिस पर। मान लीजिए आपकी कैलकुलेशन इस डायरेक्शन में स्टार्ट हुई है, ठीक है। ये अगर मैं क्लॉकवाइज बनाऊँ तो ऐसे ना, तो मान लीजिए कैलकुलेशन इस डायरेक्शन में स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर अब वो अगर मैं इसमें इसको अप्लाई करूँ तो करंट की डायरेक्शन, कैलकुलेशन की डायरेक्शन अगर ये आएगी, तो हम देखते हैं कि पहले कौन सा पॉइंट पड़ा। कैलकुलेशन की डायरेक्शन में पहले ये वाला पॉइंट आया तो इसको V1 दे दिया, और जो दूसरे नंबर पे आएगा उसको हम V2 नाम दे देंगे, ठीक है। अब V1 माइनस V2 जब आप कैलकुलेट करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस जब आप निकालोगे, तो वो पॉजिटिव आएगा। कैसे आएगा पॉजिटिव? क्योंकि कैलकुलेशन की डायरेक्शन ये है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो V1 माइनस V2 आ जाएगा पॉजिटिव। बट अगर डायग्राम इस तरीके से हो, अब कैलकुलेशन की डायरेक्शन अगर ये हो जाए, ये है कैलकुलेशन की डायरेक्शन, तो V1 किस पॉइंट को नाम दूंगी? इस वाले पॉइंट को, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा V2। इन दिस केस V1 माइनस V2 विल बी नेगेटिव। अब ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी क्योंकि V1 की वैल्यू कम है, यहाँ पर देखो आप, ये नेगेटिव वाला एंड है और यहाँ पॉजिटिव वाला एंड है, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, नेगेटिव कब आएगी, ये आपको ध्यान रखना होता है इसके कैलकुलेशन के लिए। अभी एक और केस है आपके पास, अगर रेजिस्टेंस आए, ये तो अगर सेल आता है, सेल के लिए बताया, अगर रेजिस्टेंस आता है उसके लिए आप क्या करेंगे? तो उसके लिए हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे। देखो, ये रहा आपका रेजिस्टर, ठीक है, रेजिस्टेंस, ये रहा रेजिस्टेंस, और ये है आपकी कैलकुलेशन की डायरेक्शन। तो कैलकुलेशन की डायरेक्शन इधर है, पहले ये वाला पॉइंट पड़ा, इसे दिया V1 नाम और इसको दिया V2 नाम। तो V1 माइनस V2 की वैल्यू जो आएगी वो कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी, ठीक है। बट अगर अब मैं इस तरीके से दे दूँ, ये बना दिया मैंने रेजिस्टेंस, और जो कैलकुलेशन की डायरेक्शन है वो ऐसे है, तो ये V1 वाला पॉइंट, ये V2 वाला पॉइंट। बट जो इसमें करंट फ्लो हो रही है, वो करंट कहाँ से कहाँ को फ्लो हो रही है? यहाँ से यहाँ फ्लो हो रही है करंट, ठीक है। तो जब मैं V1 माइनस V2 निकालूंगी, सो दैट विल बी नेगेटिव, क्योंकि करंट हमेशा हाई टू लो जाती है। इस साइड हाई होगा और इधर लो होगा, तो लो में से हाई को माइनस कर रहे हो आप, तो हमेशा क्या मिलेगी? नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स थे, ये आपको ध्यान में रखने हैं किरचॉफ लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए। अब इसका एक न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन क्या दिया है? इन द गिवन सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I1। एक सर्किट आपको गिवन है, ठीक है, ये रहा सर्किट, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको A C D E F G, और ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये डायग्राम आपको दिया हुआ है। इसमें आपको I1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब I1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें देखना क्या पड़ेगा, कुछ चीज़ें इसमें पहले हम डायग्राम में देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। ये 10 ओम गिवन है रेजिस्टेंस, ये 20 ओम गिवन है, ये 40 वोल्ट गिवन है, ये 10 ओम गिवन है, और ये 20 वोल्ट गिवन है। यहाँ I1 दिया हुआ है, I3 दिया हुआ है, और इस डायरेक्शन में I2 आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये इतनी चीज़ें गिवन है। तो अब आप क्या करो, इक्वेशंस बनाएंगे हम। अब वो इक्वेशंस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लगाते हैं फर्स्ट रूल। देखो, अगर ये I1 इस डायरेक्शन में जा रही है, I2 इस डायरेक्शन में जा रही है, I3 इधर जा रही है, अगर ये डायरेक्शंस आपको नहीं दिए होते इस डायग्राम में, तो हमारा पहला काम यही होता कि हम करंट की डायरेक्शंस यहाँ पर शो करते, करंट्स की डायरेक्शन बनाते यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट लॉ से, ठीक है। तो ऐसा कुछ था नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, तो हम सीधे इक्वेशंस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे? अगर मैं इस जंक्शन की बात करूं या इस जंक्शन की बात करूं, किसी भी आप एक जंक्शन को ले लीजिए, यही वाला जंक्शन मान लेते हैं। I1 इधर को आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, और ये I2 इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ये I1 प्लस I2 किसके बराबर हो जाएंगे? जो यहाँ करंट जा रही होगी, क्योंकि यहाँ वही करंट जाएगी जो इन दोनों के सम के बराबर होगी। यहाँ जा रही है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में I3, तो ये I1 प्लस I2 किसके इक्वल हो जाएगा? इस I3 के इक्वल। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन।
क्योंकि दो ही जंक्शन थे यहाँ पर, इतनी ही इक्वेशन बनना पॉसिबल है, ठीक है। तो ये बना दी आपने पहली इक्वेशन। अब जो बाकी की इक्वेशन है वो आप कैसे बनाओगे, वो बनाएंगे हम सेकेंड लॉ से, जिसे हम लूप लॉ कहते हैं। तो पहले आप ये वाला लूप ले लेते हैं हम, लूप ACDEA। तो हमने यही वाला लूप ले लिया है। अब इस लूप में जो सबसे पहला एलिमेंट पड़ रहा है वो पड़ रहा है ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक है। ये वाला रेजिस्टेंस आया, तो इस रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, वो होगा I इंटू R। I कितना है यहाँ, I1 है, R कितना है यहाँ पर 10 है, ठीक है। हमने लिख दिया 10I1, बट ये 10I1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन यहाँ है, इस डायरेक्शन में ये हो गई करंट की डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और हमारी जो कैलकुलेशन की डायरेक्शन है, मैं जो लूप कंसीडर कर रही हूँ, मैंने पहला एलिमेंट इसे कंसीडर किया, इसका मतलब कैलकुलेशन की डायरेक्शन इस तरीके से है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो कैलकुलेशन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो हाई टू लो, यहाँ से यहाँ माइनस करूँगी, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दैट विल बी पॉजिटिव, इसलिए मैंने इसको लिया है 10I1, ठीक है। उसके बाद इसी लूप में जो अगला एलिमेंट आ रहा है, वो अगला एलिमेंट क्या है, ये वाला सेल। तो ये सेल आ गया। अब इस सेल के लिए मुझे ये बताइए, यहाँ पर ऑलरेडी पोटेंशियल गिवन है आपको 20 वोल्ट, 20 दिया है, बट अब आप इस 20 को पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव। कैलकुलेशन की डायरेक्शन देखो यहाँ आ जाती है, इस सेल में पहुँचने तक ऐसे हो जाती है कैलकुलेशन की डायरेक्शन, और यहाँ पर ये छोटा वाला ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो हमेशा वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसलिए हमने इसको लिखा है माइनस का 20। अब जो तीसरा एलिमेंट आता है इस लूप में, वो तीसरा एलिमेंट है ये वाला रेजिस्टर। इस रेजिस्टर के लिए भी डायरेक्शन जो कैलकुलेशन की होगी वो यही होगी, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे यहीं पे आएगी डायरेक्शन। तो अब मैं यहाँ पर पोटेंशियल कितना लूँ, पोटेंशियल हो जाएगा 20 इंटू I3, बट ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, क्योंकि करंट की डायरेक्शन भी ऐसी है और कैलकुलेशन की डायरेक्शन भी ऐसी है, तो ये जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये बन गई मेरी इक्वेशन, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको कर लीजिए, कॉमन आ रहा है यहाँ से 10 आपने कॉमन ले लिया, तो ये बन गया I1, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 2, जिसको मैंने राइट हैंड साइड में भेज दिया प्लस का 2 बना के, और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस 2I3। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब आपको जाना है दूसरे वाले लूप में। जो दूसरा वाला लूप हमने चूज़ किया है उसका नाम दिया है GFEAG। ये हो गया दूसरे लूप का नाम। अब दूसरे लूप में भी आप जैसे चाहो वैसे कैलकुलेशन कर सकते हो। आप कैलकुलेशन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी चूज़ कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी चूज़ कर सकते हो, बट वो डिपेंड करता है ईजी आपको क्या पड़ेगा। आप देखो कि उस लूप में जो मैक्सिमम करंट की डायरेक्शन है वो कहाँ को है। तो जो करंट है इस वाले लूप में ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम इस लूप में जो कैलकुलेशन की डायरेक्शन ले लेते हैं वो ले लेते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। ये ले लिया हमने एंटी क्लॉकवाइज। तो अब इस वाले लूप में जो पहला एलिमेंट पड़ रहा है, मैंने नाम बोला GFEAG। तो जो पहला लूप पड़ा वो पड़ा है, पहला एलिमेंट पड़ा है वो ये सेल है। इस सेल का जो पोटेंशियल है वो आपको गिवन है 40 वोल्ट, तो मैंने लिख दिया 40। बट अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, आप कैलकुलेशन की डायरेक्शन देखिए, ये रही कैलकुलेशन की डायरेक्शन, ये है यहाँ पर नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें से आप इसको माइनस करोगे हमेशा आंसर नेगेटिव आएगा, तो ये आ गया है -40। अब इसके बाद अगला एलिमेंट ये है, और इससे जो इसमें जो पोटेंशियल होगा हो जाएगा 10 इंटू I2। तो ये हो गया 10I2, और ये करंट की डायरेक्शन है और यही कैलकुलेशन की डायरेक्शन है, तो दिस विल बी पॉजिटिव। उसके बाद आता है अगला ये वाला, ये नेगेटिव से पॉजिटिव आ गया फिर से, तो ये -20, और अब ये कैलकुलेशन की डायरेक्शन भी यही है और करंट की डायरेक्शन भी यही है, तो ये आ जाएगा +20I3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपने फिर से क्या ले लिया, 10 कॉमन ले लिया। 10 कॉमन लेने के बाद ये एक्सप्रेशन ऐसा बना, -4 और -2 को आप राइट में लेके गए, ये पॉजिटिव हो गया, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ नहीं करना है, तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है बस। हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 और 2 आपने ऐड किया तो आपको यहाँ से मिला है, ऐड आप कर लोगे, क्लास 10th की जनरल मैथमेटिक्स है।
I1 प्लस I2 प्लस 2I3 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 2 प्लस 6, ये हो गया 8। इसको सॉल्व करेंगे, हाँ I1 प्लस I2, ये I1 प्लस I2 इक्वेशन नंबर ए से देखो, I1 प्लस I2 की वैल्यू है I3, तो मैंने इसकी जगह इस I1 प्लस I2 की जगह रख दिया वैल्यू I3 प्लस 4I3 इज इक्वल टू 8, ये बना 5I3 इज इक्वल टू 8। यहाँ से I3 निकल के आ गया आपके पास 8/5। बट हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, I1 की निकालनी है। तो अब आप ले लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में I1 भी है और I3 भी है, मतलब एक वैल्यू नोन और एक वैल्यू अननोन। तो इसमें I3 की वैल्यू रख दीजिए 8/5, रख दी मैंने यहाँ पर 8/5 इज इक्वल टू 2। इसे मैं सॉल्व करूंगी तो I1 इज इक्वल टू 2 यहाँ पर है, माइनस का ये वाली वैल्यू इधर माइनस में जाएगी, इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा -6/5 एम्पियर। यह आ गया आपका I1। माइनस का साइन क्यों आया है, माइनस का साइन इसलिए आया है, यहाँ ऊपर वाले लूप में देखिए I1 की डायरेक्शन इधर है, नीचे वाले लूप में आप देखो ये जो सेल को भेजनी चाहिए करंट वो इस डायरेक्शन में भेजनी चाहिए, मतलब I1 जो जानी चाहिए यहाँ लूप में वो इस डायरेक्शन में जानी चाहिए, और यहाँ इस डायरेक्शन में दी है, तो जो आपका आंसर आया है वो नेगेटिव आया है, इसीलिए आपका जो आंसर मिला है वो आपको अपोजिट डायरेक्शन में मिला है, माइनस में मिला है।